प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में कक्षा 11वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत फिजिक्स में सरल रेखा में गति इस अध्याय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो गति की तीनों समीकरण हैं उनका निगमन करने के लिए आता है, लेकिन अलग अलग विधियों से आता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ग्राफीय विधि से हम गति के समीकरण निगमन करना बहुत ही सरल विधि से बताएंगे। इसके पहले जो 1 नंबर और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनका वीडियो हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर भी हम लगा देंगे वीडियो को, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ऐसे ही उपयोगी वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, शुरुआत करते हैं ग्राफीय विधि से। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं ग्राफ समझा दूँ कि ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया समय अक्ष, है ना। समय अक्ष हो गया, एक्स अक्ष से समय अक्ष को समय को दर्शाते हैं, और वाई अक्ष इसमें वेग को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ऐसे जाएंगे तो समय बढ़ेगा और ऐसे जाएंगे ऊपर तो वेग बढ़ेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये समय घट करके यहाँ पर ओ बिंदु पर, मूल बिंदु जिसको कहते हैं, वहाँ पर समय 0 है। तो 0 समय पर यानी प्रारंभिक समय पर वस्तु का वेग कितना है, v0, ठीक है ना। 0 समय पर वस्तु का वेग है v0, ठीक है ना। अब जब थोड़ी सा समय बढ़ जाता है, या ऐसा बोलूँ कि t समय पश्चात हम पहुँच गए o से d बिंदु पर। समय पर कहाँ पहुँच गए, समय अक्ष पर d बिंदु पर। तो अब वस्तु का वेग बढ़ जाता है, और वस्तु का वेग बढ़ करके कितना हो जाता है, देखिए यहाँ से ये इस पॉइंट पर आ जाता है। वस्तु का वेग यहाँ से यहाँ आ गया, ये है ना। t समय पर वस्तु का वेग इतना हो गया, कितना हो गया, v हो गया, ठीक है। बात फिर से क्लियर कर दूं, प्रारंभिक समय पर, है ना, इसको आप लिख भी दिए हमने, समय t = 0 पर प्रारंभिक वेग कितना है, v0, और t समय पश्चात वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, जिसको अपन अंतिम वेग भी वस्तु का बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इतनी बातें आपको लिखना है, ये बातें सब पूरे तीनों समीकरण में लागू होगी। तो इसलिए आप इसको लिखिएगा इस प्रकार से कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से यानी उसमें जो वेग परिवर्तन की दर है वो एक समान है ना। त्वरण, एक समान त्वरण ए से सरल रेखा में गति कर रहा है। क्या कर रहा है, एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रहा है। t = 0 समय पर प्रारंभिक वेग v0 है, और t समय पश्चात अंतिम वेग v हो जाता है। अब वेग समय ग्राफ से यानी इस वाले ग्राफ से हम किसको क्या प्रदर्शित करते हैं वो यहाँ पर आपको बता देना है। तो देखिए, ओ से लेकर के ए किसको प्रदर्शित करेगा, इतने रेखाखंड को, यानी इस पॉइंट तक की रेखाखंड को, यानी v0 को, है ना। OA हो गया OA, इतना टुकड़ा बराबर हो गया v0, ठीक है ना। ये v0 लिखा है ना ये, अच्छा। और OA का ही मान होता है, OA बराबर काय के हैं, चित्र में देखेंगे तो CD के। तो हमने लिखा OA बराबर CD बराबर v0, ठीक है ना। अब यहाँ से OE यानी O से लेकर के E पॉइंट तक चलें तो OE बराबर क्या हो जाएगा, V पर पहुँच गए ना। तो OE बराबर DB या BD कह सकते हैं, ये हमने लिखा। OE बराबर BD बराबर कितना हो गया, V, ठीक है कि नहीं। और समय अक्ष पर देखें तो समय अक्ष पर देखते हैं तो OD बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से O से D तक T, है ना, T के बराबर होगा। लेकिन चित्र में OD AC के ही बराबर होगा, OD बराबर AC बराबर T, हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब हमें कैलकुलेशन के दौरान BC का भी मान निकालना होगा, इसलिए आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे भाई, D से लेकर के B तक की दूरी कितनी है, इतनी दूरी यानी V दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई V, ठीक है कि नहीं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई v0, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि ये तीसरी दूरी कितनी होगी, इतने में हमको इतना घटाना पड़ेगा, यानी V में हमको क्या घटाना पड़ेगा, v0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे v - v0, ये काय का मान हो जाएगा, BC का मान हो जाएगा। इतना आपको लिखना है। अब इसके बाद प्रथम समीकरण का निगमन करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं फर्स्ट नंबर डाल करके 1 नंबर, और लिख देते हैं प्रथम समीकरण क्या होता है,
यहाँ लिखते हैं प्रथम समीकरण यानी समीकरण v बराबर v0 प्लस AT है ना, AT। किन्हीं किताब में विद्यार्थियों v0 को u से भी दर्शाया है, तो उससे आप भ्रमित न होइएगा कि व्युत्पत्ति, हम इसकी व्युत्पत्ति कर रहे हैं, पूरी करके बताएंगे हम इसकी व्युत्पत्ति, ठीक है कि नहीं। ये अपन ने इसको हेडिंग डाल दिए। अब यहाँ पर आपको ये कौन सा ग्राफ है, ये वेग समय ग्राफ है। तो दो तथ्य इसके मालूम होने चाहिए, 2 पॉइंट बोलूँ तो 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए वेग समय ग्राफ के बारे में, कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता यानी इसकी जो ढाल है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता इसके त्वरण को दर्शाती है। ठीक है, पहली बात इसको याद रखिएगा, ये वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण को दर्शाती है। और ये जो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा ये जो क्षेत्र है यानी AODB, ये पूरा जो चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जैसे नहीं बना है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये काय को दर्शाता है, ये विस्थापन को दर्शाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले अपन लिखते हैं चूंकि त्वरण बराबर, चूंकि त्वरण को कैसे दर्शाया अपन ने, A से दर्शाया। त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, VT ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ की प्रवणता, इसी को अपन काय से दर्शाते हैं विद्यार्थी, प्रवणता को tan थीटा से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि A बराबर tan थीटा, ठीक है ना, A बराबर tan थीटा, प्रवणता से दर्शाते हैं प्रवणता को। अब आपको ये जो त्रिभुज दिख रहा होगा, ये इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, ABC है ना, ABC या BAC जैसा भी बोलना हो, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में अपन को tan थीटा का मान निकालना है। क्लास 10th में आपने पढ़ा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, BC, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बेस कहलाएगी आधार यानी AC। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, BC बटे AC, ये tan थीटा बराबर हो गया, हमने लिख दिया। अब आपको BC और AC का मान लिख देना है और कुछ नहीं, अब भी उत्तर आ जाएगा। देखिए BC का मान कितना है, अभी आपको निकाल करके बताए थे, ये BC बराबर ये V माइनस V0, ठीक है ना, BC बराबर हो गया। और AC बराबर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये, तो ये इसका मान कितना होगा, T, हमने लिखा ना, ये AC का मान कितना होगा, T, तो यहाँ पर लिख दिया T, यानी फाइनली आ गया A बराबर V माइनस V0 बटे T। अब आपको कुछ नहीं, इसका तिर्यक गुणा कर देना है, तो इसका A में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80 हुआ ना, 80, और तिर्यक गुणा हुआ इसमें, और यहाँ पर बचा कितना, V माइनस V0। विद्यार्थी बाहर पानी गिर रहा है, इसलिए हो सकता है वीडियो में आवाज़ आ रही हो, तो आप उसको थोड़ी सा नेवर माइंड कीजिएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, 80 बराबर V माइनस V0 है ना, बरसात हो रही है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे इसमें। अब कुछ नहीं करना, जो हमको जो लाना है उसमें देखिए V के रूप में हमको लाना है ना, V बराबर लाना है, और यहाँ पर माइनस कहीं है ही नहीं है, तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पक्षांतर करना पड़ेगा। V बराबर V का मान निकालना, तो V0 को यहाँ ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, तो माइनस है, माइनस इस साइड गया तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी हो जाएगा V0 प्लस 80, और यहाँ फाइनली V बचा। लेकिन जैसा अपन को कहा गया था उसी रूप में लिख दें, यानी कैसे लिख देंगे, V बराबर V0 प्लस 80। प्रथम समीकरण हो गया विद्यार्थी, कितना इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं द्वितीय समीकरण। तो विद्यार्थी देखते हैं दूसरा समीकरण, S बराबर VT प्लस हाफ AT स्क्वायर की व्युत्पत्ति है ना। हम बताए थे कि V0 को किसी किताब में U से भी दर्शाया है, तो वहाँ पर अगर U से दर्शाएंगे तो ऐसा हो जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्रतीकों को किस रूप में दर्शाया है, एक बात। और दूसरी बात अब भी हमने आपको बताई थी कि वेग समय ग्राफ से आपको 2 जानकारी याद रखना है, 2 पॉइंट, कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण को दर्शाती है, और दूसरा वेग समय ग्राफ ये कहलाए, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष यानी ये और इसके बीच घेरा ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये विस्थापन को दर्शाएगा।
यानी कि जो आपको समलंब चतुर्भुज दिख रहा होगा, ये भुजा और ये भुजा समांतर है ना, ये भुजा और ये भुजा चतुर्भुज की समांतर है ना। कौन से चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ मैं? OABD। तो इस चतुर्भुज में ये वाली और ये वाली भुजा समांतर है ना, तो समलंब चतुर्भुज हुआ। तो ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है, ठीक है ना। गणितीय रूप से डेरिवेशन भी है, शुरू में आपकी बुक में होगा, देख लीजिएगा। तो इसका क्षेत्रफल हमको दो तरीके से निकालते बनना चाहिए। और पहले जो द्वितीय समीकरण में है उसमें देखिए इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये जो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पहले ये ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर यहाँ से ये जो आयत दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आ जाएगा। पहली मेथड ये हुई। और दूसरी मेथड ये हुई कि डायरेक्ट हम सूत्र लगा दें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप जानते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो ये दो सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है इस चतुर्भुज का। द्वितीय समीकरण में ध्यान रखिएगा, द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति करनी होगी तो आपको इसका क्षेत्रफल जो निकालना होगा वो पहले त्रिभुज का निकालिए, फिर ये आयत का क्षेत्रफल निकालिए, फिर जोड़िए, तब कर पाएंगे, आ जाएगा ऐसी विधि में। और यदि तृतीय समीकरण का निगमन करना है तो आपको उसमें भी समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपको डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होगा, ठीक है कि नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं। तो द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति करना है तो हमको ये वाला क्षेत्र निकालना है। कौन सा? VT ग्राफ ही कह रहा है, VT ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल काय के बराबर होता है? विस्थापन के बराबर होता है। तो हमने इसी को यहाँ पर लिख दिया। मतलब अब इस क्षेत्रफल का नाम भी तो लिख दें, तो नाम लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? OA, यानी यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल OAB और D। ये क्षेत्रफल OABD। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमने बताया ना कि दो टुकड़े में है ये, पहले त्रिभुज का निकाल लीजिए फिर आयत का निकाल लें। तो हम लिखेंगे त्रिभुज कौन सा? ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बहुत सरल विधि है विद्यार्थी, मन बस लगाइएगा, आपसे एक बार में सीख जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल धन ये जो आयत बना हुआ है ना, आयत का नाम भी लिखते हैं हम, आयत यहाँ से शुरू कर दें, OACD का क्षेत्रफल। अब आपको इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं ना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो हमने लगा दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2, आधार कितना है? BC है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो BC गुणित AC। आई बात समझ में? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है ना आधार गुणित ऊंचाई, है ना, ये आपने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद अपन को आयत का क्षेत्रफल भी लिखना है। तो प्लस आयत ये है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी आप लिख दीजिए OA अगर आपने इसको लंबाई मान लिया, और गुणित चौड़ाई OD। फिर समझ लीजिए इसको, दिक्कत न जाए, यही लाइन मुख्य है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, या आधार गुणित ऊंचाई, ऐसा भी करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये आया। फिर आयत का क्षेत्रफल, ये OA लंबाई हो गई, OD चौड़ाई हो गई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई ये आ गया। अब इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए अपन मान भरे दे रहे हैं, 1/2 ये BC का मान ये है, ये BC है। तो BC का मान अभी पिछले उसमें निकाले थे अपन, कितना आया था? V, ये लिख दीजिए कोष्टक बना करके, V - V0 इतना है ना BC का मान। ये BC का मान हो गया गुणित, ठीक है। AC या देख लीजिए चित्र में कितनी भाई, AC यानी यहाँ से ये, तो ये काय के बराबर होगा? इसके बराबर होगा, और ये काय के बराबर हो जाएगा? T के बराबर। तो AC की जगह पर आपने लिख दिया T, क्योंकि AC बराबर OD, और OD में D पॉइंट में कहाँ पर आया है कि समय में T है ना, तो ये T लिख दिए। अब इसके बाद लिखते हैं OA का मान, तो OA यानी इतना, तो ये हो जाएगा V0, ठीक है। फिर OD लिखना है, OD तो OD हो जाएगा T, ठीक है ना, ये आ गया OD का मान। इतना आपको क्लियर हुआ? ये आपको मालूम है गति का प्रथम समीकरण होता है V बराबर V0 + AT, इसका आपने अभी निगमन किया है ना।
तो इसकी आवश्यकता यहाँ पर आ पड़ी है। क्यों आवश्यकता आ पड़ी है? देखिए, जो ये गति का जो द्वितीय समीकरण है इसमें क्या नहीं है, इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा v, इसमें v नहीं मालूम है ना, मतलब v नहीं है, कुल मिलाकर के v 0 है, v नहीं है। तो यहाँ पर हमें v का मान भरना होगा यहाँ पर, है ना, यानी v का विलोपन करना होगा। इतनी सी कहानी है। 1/2 ये लिखे रहने दें, 1/2, ठीक है ना। ये जो v था ना, v की जगह पर आप मान भर दीजिए। कितना भर देना है? v0 + 80, समझे आप। ये जो v था उसकी जगह पर हमने ये मान रख दिया। अब माइनस v, तो v0 है ही है ये, और बाहर लिखा हुआ है t प्लस v0t, ये वाला, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ v0 प्लस का, ये v0 माइनस का, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर कट गया ये दोनों। अब यहाँ पर क्या बचा? 1/2 बचा, 80 बचा, और ये वाला t बचा। तो इस t का इसमें गुणा हो जाएगा तो 80² हो जाएगा, यानी 1/2a और ये t², 1/2a t² प्लस v0t, ठीक है कि नहीं। आप देखें ये काय के बराबर चल रहा है? विस्थापन। तो विस्थापन को काय से दर्शाते हैं? s से, तो ये हो गया s बराबर, ठीक है कि नहीं। बस अब उत्तर आ गया आपको। देखिए जो लाना था वो आ गया। सिर्फ सिस्टमेटिक लिखना है, ये पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है। आप अच्छे से सिस्टमेटिक लिख दीजिए। s बराबर इसको पहले लिख दें, कितना? v0t प्लस ½ at²। तो ये आपका हो गया गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है कि नहीं। गति का द्वितीय समीकरण हो गया। ओके, तो इसकी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। आप देखेंगे तृतीय समीकरण। तो विद्यार्थी तृतीय समीकरण है v² बराबर v0² प्लस 2as। इसकी व्युत्पत्ति करनी है। अभी हमने आपको बताया था जब द्वितीय समीकरण की निगमन कर रहे थे उसमें कि वेग समय ग्राफ, ये वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। ये पूरा क्षेत्रफल विस्थापन कहलाता है, ठीक है ना। इसका मान विस्थापन के बराबर होता है। तो अभी पिछले सेकंड समीकरण में हमने इस क्षेत्रफल की गणना ऐसे की थी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, फिर आयत का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड किए थे। अब यहाँ पर हमको ऐसा करना है कि डायरेक्ट सूत्र लगा देना है। ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखना शुरू कीजिए। ए से ABDO इतना चतुर्भुज दिख रहा है ना। चतुर्भुज में 4 भुजा होती हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है? समांतर है। ये OA और ये BD, ये क्या है? समांतर है। और ये वाली भुजा समांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज समलम चतुर्भुज होता है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। तो यही सूत्र हम यहाँ लगाएंगे। विस्थापन s बराबर, इसका मान भर देंगे, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी 1/2, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन कौन सी हैं आप बताइए हमको यहाँ से देख करके। OA, ठीक है, और BD। तो OA प्लस BD, ठीक है ना। हम विद्यार्थी बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि एक स्टेप समझ में आए। तो समांतर भुजाओं का योग हो गया और गुणित ऊंचाई है उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी यानी ये समांतर भुजा है, इनके बीच की दूरी, तो ये कहला गई दूरी। आप चाहे तो AC लिख दें, चाहे तो OD लिख दें, है ना। तो इनके बीच की दूरी क्या कहला गई? AC लिख दीजिए, है ना, गुणित उनके बीच की दूरी यानी AC, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर एक बात और बता दें कि यहाँ में AC का मान निकालना पड़ेगा, AC का मान निकालना पड़ेगा एक अलग तरीके से। तो इसको आप थोड़ी सा इक्वेशन नंबर 1 डाल करके छोड़ दें। हम एक साथ मान भरेंगे, चाहते हैं कि आपको सरल से सरल विधि से बताएं, है ना। तो इसलिए एक साथ मान भरेंगे। तो AC का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज BCA में कौन से में? BCA में। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो समय अक्ष हुआ ना, ये समय अक्ष, इसकी प्रवणता काय के बराबर होती है? त्वरण के बराबर होती है। तो इसमें त्वरण लिख देंगे, सीधा सीधा त्वरण लिख दें
कि त्वरण ए बराबर कितना होगा, tan थीटा होगा। ठीक है ना, ये आपको हमने बताया था, शुरू ही में बताए थे कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो त्वरण ए बराबर tan थीटा। अब tan थीटा का मान आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए बराबर लिख रहे हैं, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी BC बटे AC हो जाएगा कि नहीं। ये अब यहाँ पर आगे हल कर दें, कैसे हल कर सकते हैं, यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ। त्रियक गुणा करेंगे तो AC मतलब AC यहाँ आ जाएगा और A को यहाँ ले आएंगे। ठीक है ना, इंटरचेंज कर दिए, ऐसा कर सकते हैं। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, BC बटे A, ये बात। अब देखें कितना हो जाएगा AC का मान, AC इक्वल टू भाई BC का मान तो आपको मालूम है ना, V माइनस V0, ये BC का मान भर दिए, बटे में A भर दिए। ये आपका मान आ गया, काय का मान आ गया, AC का मान आ गया यहाँ भरने के लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में मान भरने पर। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 में मान रखने पर। मान रखें सबके मान जो आपके पास मालूम है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, S बराबर ये 1/2 OA का मान भी रख दें। अब तो O ये है, A ये है, OA बराबर कितना हो गया, V0, ये भर दिए यहाँ पर। OA बराबर V0 प्लस BD देखिए कहाँ भाई, BA है, DA है, तो BD इतना पूरा यानी यहाँ से ये यानी BD बराबर V, शुरू में ही हमने बता दिया आपको, ये यहाँ भर दिए, गुणित इसका मान AC का मान अभी आपने निकाला, कितना निकाला, V माइनस V0 बटे में क्या लिखा है, A। उत्तर आने वाला है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम इसको कोष्टक लगा दें तो ये देखिए कैसा लिखा हुआ, V माइनस V0 और V प्लस V0। तो इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, एक सरल समीकरण पढ़े होंगे आपने, A माइनस B फिर A प्लस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर यानी V स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कितना हो जाएगा, अगली लाइन पे देखें 1/2 को तो लिखे रहने दो, कुछ नहीं करें, S बराबर 1/2। अब ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, हमने बताया ना कौन सी सूत्र से, यहाँ लिख दूँ, आपको लगेगा कि सूत्र नहीं बता रहे, ये वाला A माइनस B सर्व समीकरण A प्लस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये वाली सर्व समीकरण लगा दे रहे हैं। तो यहाँ A माइनस B A प्लस B यानी V स्क्वायर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया, इन दोनों की जगह पर ये लगा दी सर्व समीकरण, बटे में क्या लिखा हुआ, A। आ गई बात समझ में। अब तिर्यक गुणा करें, यहाँ गुणा करेंगे तो ये 2A हो जाएगा, 2A का गुणा तिर्यक गुणा इसमें S में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है ना, 2AS और यहाँ इतना बचा, कितना बचा, V स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर। अब देखिए गति का जो समीकरण कहता है वो क्या कहता है, वो कहता है V का मान लाना है, V स्क्वायर का मान लाना है। तो V स्क्वायर यहीं लिखे रहते हैं, V0 को हम यहाँ से पक्षांतर यहाँ करेंगे V0 स्क्वायर का, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो इकाई का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी V स्क्वायर बराबर V0 स्क्वायर प्लस 2AS। ये गति का समीकरण तीसरा हो गया, निगमन हो गया। तो प्यारे विद्यार्थी, हमने बहुत सरल विधि से और एक स्टेप करके आपको ग्राफीय विधि से गति के तीनों समीकरण को निगमन करना सिखा दिया है। आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे बनने लगेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम जो समाकलन विधि है और एक और विधि है बीजीय विधि, है ना, तो वो हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी का भला हो, है ना, और सभी पढ़ सकें आसानी से। तो प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।